तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीमा मेंटर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कई सारे कॉन्सेप्ट्स को, कई सारे ट्रिक्स को, जो कि आप अपने एग्जाम में सॉल्व करने में उसको यूज़ करने वाले हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ बनाने की और कंटेंट लाने की, जिससे हम आपको और मदद मिले। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो स्टार्ट करते चलिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, इफ अ बॉडी इज चार्ज बाय रविंग, इफ अ बॉडी इज चार्ज बाय रविंग देन इट्स वेट। मतलब कि हमें कमेंट करना है कि अगर एक बॉडी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, एक पेन है मेरे हाथ में, जो अगर मैंने इसको रब किया और इस पर कोई चार्ज आ गया है, इररेस्पेक्टिव पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बोला है, कि इस पर चार्ज आ गया है, तो इसके वेट पे क्या असर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पर निगेटिव चार्ज आया तो मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, यानी ये कुछ ना कुछ इस पर मास आया है। ठीक है? तो अगर इसने पॉजिटिव चार्ज है इस पे आया, तो पॉजिटिव चार्ज आया मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, मतलब कि इसने इसका वेट पे कुछ डिफरेंस आया। वेट डिफरेंस क्या है? वेट कम हुआ है। तो फ्रेंड्स, तो हम कभी ये फिक्स नहीं कर सकते कि भाई, अगर उसने फिक्स बोल रखा है कि भाई इसमें वेट, इसने चार्ज पॉजिटिव लिया है या नेगेटिव लिया है, तो हम बता सकते हैं, हम कमेंट कर सकते हैं प्रॉपर कि इसमें वेट लूज हुआ है, गेन हुआ है। तो पर अभी इसने कुछ इतना बोला है कि चार्ज इस पे आया है, तो इस पे हम कुछ वेट के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। तो ये इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो ऑप्शन से चेक करते हैं कि इस टाइप का कुछ ऑप्शन है या नहीं है। तो पहला ऑप्शन बोला है ऑलवेज डिक्रीजेस स्लाइटली। तो ऑलवेज डिक्रीजेस स्लाइटली, तो ये तो भाई मैंने आपको पहले बोला कि ये तो नहीं होने वाला है। जब तक ये तब होगा तब ये कंडीशन को स्पेसिफाई कर दे कि डिक्रीज, कि इसने पॉजिटिव चार्ज गेन किया है। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो मास डिक्रीज होगा। दूसरा बोल रहा है कि ऑलवेज इंक्रीज स्लाइटली। ऑलवेज इंक्रीज स्लाइटली का मतलब हो गया कि इसने चार्ज नेगेटिव गेन किया है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, पर इसमें कुछ बोला नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होने वाला है, मे इंक्रीज मे डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि व्हेन अ कॉम, अगर क्वेश्चन नंबर बोल रहा है व्हेन अ कॉम इज रब्ड विद हेयर अट्रैक्ट्स पेपर वाइट्स देन एक्सप्लेन व्हाई। मतलब एक जो फिनोमिना है कि अगर हम अपने कॉम को, जिससे हम अपने बाल को कॉम करते हैं, उसको अगर हम पेपर के टुकड़ों के पास लेके जाए तो पेपर के टुकड़ों अट्रैक्ट कर लेता है। ये फिनोमिना क्या बोलते हैं, तो ये क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, एक्चुअल में इसका रीजन ये होता है कि जो हम अगर अपने बाल से इसको कॉम करते हो, हमारे बालों से थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है? तो जिसकी वजह से ये पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है। तो आगे चेक करते हैं कि ऑप्शंस में किस तरीके के ऑप्शंस हैं, ताकि उससे मैच करा सकें। मैं आप क्वेश्चन पढ़ के आपके जो फिनोमिना है, जो उसके पीछे लॉजिक है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आप ऑप्शन पे खुद से चेक कर सकें। तो ऑप्शन नंबर बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है कि द बिट्स ऑफ पेपर, यानी कि जो पेपर के पीसेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फ्रेंड्स, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप ये तो देख के बना कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की तो कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस की बात हो रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं हो रहा। ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स कब होता है? जब आप किसी उसको उठा के ऊपर जो उसकी हाइट में चेंजेस लेके आए, ठीक है, तो तब आया ग्रेविटेशनल का फोर्स। दूसरा बोला है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जो पेपर के पीसेस हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का भी रोल नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट की बात नहीं चल रही है। यहाँ पे चार्जेस, उसने कॉम ने चार्ज गेन किया, जिसकी वजह से उसने अट्रैक्ट किया उसको। तो फ्रेंड्स, जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट होने वाला है, कि जो कॉम है उसने उस फ्रिक्शन की वजह से, जो हमने जो रब किया सिर पे, उसकी वजह से क्या किया, उसने पेपर को अट्रैक्ट कर लिया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 पे हम मार्क कर रहे हैं। ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 गलत, ऑप्शन नंबर 2 गलत, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। तो आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक प्लस, एक सीक्वेंस देखिए, प्लस माइनस, इसको ऑर्डर में स्क्वायर के ऊपर रखा हुआ है। मैं देखिए, मैं स्क्वायर यहाँ पे बनाता हूं, स्क्वायर में बनाता हूं आपको यहाँ पे, जैसे कि ये स्क्वायर है, हाँ। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, इस तरीके से इन्होंने बना रखा है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे कर रखा है ऑर्डर में। तो इन्होंने बोला है कि आपको कमेंट करना है इसके सेंटर के बारे में, कि इस पे पोटेंशियल कैसा होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। तो फ्रेंड्स, तो नेट पोटेंशियल जो स्क्वायर पे होने वाला है वो तो क्या होने वाला है, 0, क्योंकि नेट चार्ज जो क्या है, सम चार्ज का सम क्या होने वाला है, वो 0, क्योंकि देखिए प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 0। ठीक है? क्योंकि मैग्नीट्यूड सबका सेम है, तो नेट पोटेंशियल क्या होने वाला है, 0।
अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर के बारे में बात की गई है, तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं क्यू। इसको पॉइंट को मैंने ए मान लिया, जहां पे मैंने एक चार्ज मान लिया, नेट एज्यूम किया मैंने खुद को, ताकि ये मैंने ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने सीखे हैं अपने अपने दौर, जो मैंने पढ़ाई की थी 12th की, तब मैंने सीखी थी, वो आपको बता रहा हूँ ताकि उससे आप इजीली सॉल्व कर पाए। यहाँ पे एक चार्ज एज्यूम कर लीजिए प्लस कोई, ठीक है, चाहे आप माइनस एज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं प्लस एज्यूम करता हूँ हमेशा, मेरी हैबिट रही है तो प्लस एज्यूम करूंगा। अगर ये प्लस चार्ज है तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। ये भी प्लस है तो ये भी इसको रिपेल करेगा। तो फ्रेंड्स नेट 0, और ये माइनस है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे, और ये माइनस है तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो नेट क्या होने वाला है 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है 0, नेट पोटेंशियल क्या होने वाला है 0। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसी हो सकती है। आप जैसे कि कभी कभी देखा होगा आपने, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ अट्रैक्ट भी कर लेता है, रिपेल भी करता है। वो कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो नेचर आ गया वो क्या आ गया, रिपल्सिव नेचर आ गया, ठीक है। यहीं पे मैंने एक पॉजिटिव लिया, एक नेगेटिव लिया, तो ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, पॉजिटिव ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होने वाला है, जो नेचर इलेक्ट्रिक फोर्स का भी जो नेचर हो गया है वो इसमें क्या हो गया, अट्रैक्टिव। तो फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है कि चार्जेस कैसे लिए आपने। अगर सेम पोलैरिटी है तो ऑब्वियसली रिपेल करेगा, अगर अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली अपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है। तो चेक करते क्या है, अट्रैक्ट एंड रिपल्सिव, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि ए चार्ज Q इज डिवाइडेड, एक चार्ज Q है, एक कैपिटल Q चार्ज है जिसको डिवाइड कर दिया है दो पोर्शन में, Q एंड Q माइनस Q में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि, और इन दोनों के बीच में कूलम्बिक रिपल्शन देखा गया है, कूलम्बिक रिपल्शन देखा गया है, और जिसको सेपरेट कर दिया किसी डिस्टेंस से। तो पूछा है कि मैक्सिमम जो Q/Q का रेशियो वो क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स जैसे ये मैंने Q ले लिया, इसको ले लिया ये, तो इन दोनों के बीच में फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया डिस्टेंस D, तो इनके बीच में जो फोर्स होने वाला है वो क्या होने वाला है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर का मतलब D स्क्वायर, ठीक है। तो ये फोर्स हो गया, ठीक है। तो अब देखिए मैक्सिमम फोर्स के बारे में बात की गई, तो मैक्सिमम फोर्स कब निकालेंगे कि फोर्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू Q के क्यों क्या कर दें हम 0 के बराबर कर दें। तो चलिए करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से इस चीज को लिख लेता हूं अच्छे तरीके से ताकि आप इसको समझ पाए। तो F इज इक्वल टू K Q माइनस Q अपॉन D स्क्वायर, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है मुझे, तो मैंने इसको लिख दिया dF बाई dQ इज इक्वल टू K अपॉन D स्क्वायर Q माइनस Q, मैंने एक बार इसको डिफरेंशिएट इसके रेस्पेक्ट में किया तो Q माइनस Q प्लस Q माइनस 1, ठीक है। ऑब्वियसली आपने डिफरेंशिएशन आपको समझ में आओगी मैंने कैसे किया है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, नेट को 0 के बराबर करना है। तो फ्रेंड्स 0 के बराबर किया तो मैं एक बार इसको हटा सकता हूं, ये तो कॉन्स्टेंट्स है K और D स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, Q माइनस 2Q इज इक्वल टू 0। तो Q अपॉन Q को मैं 2 के बराबर लिख सकता हूं, नहीं, ये आपने समझ पा रहे हो कैसे आया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में भी पूछा गया कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q का जो रेशियो है वो क्या है, तो वो रेशियो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दे रखा है 2। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कि अगर आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें जो क्वेश्चन में दे रखा था कि कोई चार्ज है कैपिटल Q, उसको डिवाइड कर दिया Q एंड Q माइनस Q में, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, मैं Q तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, जिसमें मैं कैपिटल और स्मॉल को मार्क करूंगा कि एक कैपिटल Q चार्ज था जिसको डिवाइड कर दिया स्मॉल q एंड कैपिटल Q माइनस Q में, ठीक है। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन देखा गया, तो किसी डिस्टेंस D से सेपरेट किया, ठीक है। तो उसमें इन्होंने बोला है कि इसमें जो मैक्सिमम Q/Q का रेशियो आएगा वो कितने Q, वो क्या होने वाला है।
तो जो आपने सीखा होगा कि मैक्सिमम निकालने हैं, मैक्सिमम निकालने का मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएट कर दो और इज इक्वल टू 0 कर दो। तो वही हमने किया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि आप अभी हमने यूज किया। आगे भी हम यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में जब हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टू न्यूट्रॉन्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दे विल। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने आंसर एक्सप्लेनेशन है उसको मैंने खुद से लिख के मैंने ले रखा है ताकि मैं आपको उसको अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अक्सर के इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे आंसर ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है भाई न्यूट्रॉन है तो क्या ही होगा, कुछ तो होने वाला नहीं है, तो 0 मार्क कर देते हैं। तो 0 नहीं हो रहा है, इसमें सीखने वाली चीज आप चेक करिए, ठीक है। तो पहला बोल रहा है अट्रैक्ट ईच अदर, तो अभी तो कुछ नहीं बोल सकते। रिपेल ईच अदर, कुछ नहीं बोल सकते, नाइदर रिपेल नाइदर अट्रैक्ट। अक्सर कर बच्चे इसी को मार्क कर देते हैं। ये क्यों कर देते हैं, क्योंकि भाई ये न्यूट्रॉन है, कोई चार्ज ही नहीं है इस पे, तो भाई नहीं होगा, तो मार्क कर देते हैं क्या कि कुछ भी नहीं होने वाला, ना अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा। भाई दो न्यूट्रॉन है, दोनों पे चार्ज ही नहीं है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो लोग इसको ऐसे कर देते हैं, पर यहाँ पे एक ट्रिक वाली चीज आ जाती है, पर ऐसा नहीं है। जो एक्सप्लेनेशन क्या है, जो इसके इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस अगर लेस है, यानी कि जो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर 0.8 पिकोमीटर से लेस है, ठीक है, इससे लेस है, तो भाई ये न्यूक्लियस क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल, ठीक है। अगर इससे ज्यादा है, अगर फॉर एग्जांपल जो डिस्टेंस है वो जो इन दोनों के बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो इससे ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीखने वाली बात क्या है कि न्यूट्रॉन है, तो अगर आप उसमें क्वेश्चन में देख के देख सकते हैं कि वो क्वेश्चन में बोला क्या है। आप फड़बड़ी में एकदम न्यूट्रॉन देख के ये ना मार्क कर दें, ना रिपेल करेगा ना अट्रैक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज याद रखने वाली है कि अगर 0.8 pm से जो उनके बीच का डिस्टेंस वो कम है तो रिपेल करेगा, अगर उससे ज्यादा है तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो ठीक है, तो आंसर क्या हो रहा है, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की अगले क्वेश्चन की तरफ। हालांकि मुझे लगता है आपने इससे नई चीज सीखी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर। ये भी बहुत काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ इसमें ऐसी चीजें हैं जो लोग देख के मार्क कर देंगे, अरे नहीं ये तो हो नहीं सकता, फटाक से क्या करेंगे, कोल को मार्क कर देंगे कि कोल है तो ये बैड कंडक्टर होने वाला है। क्योंकि कोल, जैसे कोल का एग्जांपल एक ले लेते हैं, लकड़ी भी बैड कंडक्टर, तो क्या करेंगे, लकड़ी को मार्क कर देंगे। पर यहाँ पे फिर से एक ट्रिक वाली चीज है, इन लोग जो ऑप्शन दिए हैं, एसिड कोल डिस्टिल्ड वाटर और ह्यूमन बॉडी। देखिए फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी तो ये कंडक्टर है, कैसे मैं आपको ये नहीं बताऊँ कैसे, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि जाके प्लग में उंगली लगा के देखिए तो आपको झटका लग सकता है कि उसमें आपको क्या ही बोलूं मैं, सारी बाल आपके खड़े हो जाएंगे, सब चीजें। तो ये तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको पता है कि ह्यूमंस को करंट लग जाता है, तो उसका मतलब वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एसिड भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। सेल्स में यूज करते हैं हम, सॉल्यूशन में है ना, यूज करते हैं एसिड को। तो ये भी ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट गलत है, क्योंकि इसमें मैं बैड कंडक्टर के बारे में बात किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए गुड कंडक्टर है। ऑप्शन नंबर 4 ह्यूमन भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब बात करते हैं कोल और डिस्टिल्ड वाटर की। तो आई होप, मुझे लगता है कि मोस्टली बच्चे इसमें कोल मार्क करने वाले हैं, पर फ्रेंड्स कोल इसमें, हालांकि कोल भी बैड कंडक्टर है, पर अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो डिस्टिल्ड वाटर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर का केमिस्ट्री में आप यूज करते हैं, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट किया आपने, तो उसमें डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होता है उसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, वो सिंपल सा H2O है, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो डिस्टिल्ड वाटर है वो क्या हो जाने वाला है, बैड कंडक्टर ऑफ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपने सीख लिया होगा इसमें कि अक्सर का बच्चे इसमें कोल मार्क, अगर पेपर में क्वेश्चन ये आ जाए तो बच्चे क्या करेंगे, कोल मार्क करके भागाएंगे और बोलेंगे भाई हमारा तो क्वेश्चन सही हो गया, पर जबकि इसमें आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या है, डिस्टिल्ड वाटर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बोला था ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाने वाली है, तो ये आपको इस देखिए यूनिट और डायमेंशंस ये आपके टिप्स पर होने चाहिए। हालांकि इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक
डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे, फोर्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, पोटेंशियल, ये जो जो डाइपोल, फ्लक्स, इन सब की ऐसा यूनिट्स और इन सब पे डायमेंशंस आपको टिप्स पर होने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं, पर ये अक्सर कर बहुत ज्यादा तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं तो इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करूं, ये तो सिंपल सा है, आपको याद होनी चाहिए ये चीज, फॉर्मूला बेस्ड है। तो इसका आंसर होने वाला है V/M। सॉरी, क्वेश्चन चेंज हो गया है, वापस से क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होने वाला है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट है वो V/M यानी कि वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, इंडक्शन इज पॉसिबल। इंडक्शन कब पॉसिबल है? देखिए फ्रेंड्स, इंडक्शन का एक फिनोमेना है, जो भी चीज जिसके पास चार्जेस हैं, गुड कंडक्टर है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कंडक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन कर सकता है ये। तो ओनली कंडक्टर, ओनली इंसुलेटर, बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जैसे कि मैंने अभी बोला कि जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इंडक्शन कर लेगा, इंडक्शन उसके अंदर पॉसिबल है। तो भैया सीधी सीधी बात है, इंसुलेटर में तो, इंसुलेटर के पास तो चार्जेस नहीं है, तभी तो वो इंसुलेटर है, क्योंकि उसका फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये तो कलेक्ट कर गया। अगर ये गलत है तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाने वाला है, क्योंकि ये 2 को इंक्लूड कर रहा है। तो आंसर क्या होने वाला है, कंडक्टर। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वजह से ये इसमें कंडक्शन पॉसिबल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है, द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ये बोल रहा है कि देखो टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिवर्स का, वो कांस्टेंट है। तो इसके ऊपर एक आप प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं बना सकते, क्योंकि ये चीजें एकदम कंट्रोवर्शियल हो जाती है कि आप एकदम इस पे कमेंट नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, बेस्ट पॉसिबल इसमें मार्क करना है हमको, बेस्ट पॉसिबल। तो सेकंड में देखते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो यूनिवर्स का नेगेटिव, टोटल नेगेटिव चार्ज वो भी कांस्टेंट है। तो ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो ऑलमोस्ट सेम ही हो गए, बस उसमें पॉजिटिव की बात की गई है, सेकंड में नेगेटिव की बात की गई है। तो इसमें हम एक प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं दे सकते, पर ये हमको पता है कि टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स वो कांस्टेंट है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। नेट चार्ज क्या कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 केवल टोटल नंबर ऑफ चार्जेस पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। देखिए चार्ज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, किसी पे कभी ज्यादा हो जाएगा, किसी पे कम हो जाएगा, कोई न्यूट्रल हो गया, किसी ने ज्यादा गेन कर लिया, किसी ने कम गेन कर लिया। तो ये तो टोटल नंबर तो सेम नहीं रहने वाला है। ठीक है, पर टोटल चार्ज सेम रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर क्या 4 क्या मैच 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है कि टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। फ्रेंड्स, आप इसमें अपने ये एक चीज, ये स्टेटमेंट सुना होगा, नाइदर क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड, चार्ज बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ठीक है, तो वो सेम थिंग है कि वो क्या है, वो यूनिवर्स में कांस्टेंट होने वाला है, हम उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इससे काफी मदद मिली होगी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, आपके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा इंप्रूव करने, और ज्यादा उसको रिफाइन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और हम बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाले हैं, जिसमें हम बीएससी के मतलब बीएससी के सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, साइंस के सब्जेक्ट को भी ध्यान में रख के लेके आएंगे, कॉमर्स के भी लेके आएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।